हमारा आज का जो वीडियो है वो है एनसीईआरटी का क्लास 7 का जियोग्राफी का हिंदी मीडियम का चैप्टर 3 आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी बदलती पृथ्वी। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। ये गोली है, इसको बीकर में रख दिया, आधा भरा हुआ है ये जल से। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है। ये वाली गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघलता हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। यहाँ से मैग्मा यहाँ जाता है और फिर नीचे की तरफ, तो इसी प्रकार से इसकी गति होती है। ये एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, इस तरह से वृत्तीय रूप में। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ ये दो चीज़ों की वजह से होती हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पटल विरूपण बल जैसे कि पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं। शब्द उत्पत्ति। जैनिक मतलब उत्पत्ति, एंडो मतलब अंत है, एक्सो मतलब बाह्य। तो एंडोजेनिक मतलब अंतर्जनिक और एक्सोजेनिक मीन्स बाह्यजनिक। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये यहाँ पर छेद से निकलते हैं। तो ये एक ज्वालामुखी है। ये है लावा जो यहाँ से निकल रहा है, निकास बेंट है ये, यहाँ से गैस और राखें निकल रही हैं। ये क्रेटर, ये पर्पटी और ये मेटल। क्रियाकलाप। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के, जो ढक्कन ढका है उस पर रख दिए, मटर, मोती और इस तरह की चीज़ें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी थी उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र, या कहते हैं एपी सेंटर। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में
गमन करते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है तथा अधिकेंद्र की दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। एक भूकंप की उत्पत्ति, तो अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर और उद्गम केंद्र ये है यहाँ पर। तो यहाँ से ये इस तरफ से जाते हैं और यूँ कंपन होते हैं इसमें। ये क्या है? प्लेट सीमा। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। उद्गम केंद्र वो है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे तथा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। यद्यपि भूकंप को भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। ये उस टाइम की न्यूज़ है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान से दूर रहें। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियाँ, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। यहाँ पर ये भूकंप लेखी जो यंत्र है उसको दिखाया गया है। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरिचित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि पर का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। कठोर शैल जल को शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यह है विसर्प।
इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। ये कट गया और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध, ये है तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यह है बाढ़ का मैदान, ये तटबंध, ये विसर्प, ये चाप झील। विश्व की कुछ नदियों के कारण ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो जहाँ ये विभाजित हो जाती है नदी, जिनको वितरिका कहा जाता है, ये है वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये मुख्य नदी है और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। जो मलबा लाई है यहाँ पर निक्षेपण होता है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यह है डेल्टा। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से, ये तरंगे शैलों से टकराती रहती हैं जिससे इनमें दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये दरार हो गई, इसको क्या कह दिया? समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत की वो तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक, छत भी कट जाती है और दीवार बचती है, इसको स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। हिमनद के कार्य। ये हिमनद, ग्लेशियर, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलाश्म मिट्टी और पत्थरों को अपरिदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों में भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप शतरक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः शतरक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैलों के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।